नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत क्षरण के बारे में। चाहे ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हो या यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हो, उन सभी में ये नोट्स आप लोगों को लाभदायक होगा। ओजोन परत क्या है, इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में इस नोट्स में लगभग आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इस नोट्स के बाहर आप कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। बहुत कोई लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाए तो अलग बात है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। और ये पूरी तरह से नोट्स घटना चक्र और परीक्षावाणी को मिला करके बनाया गया है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। और आने वाली परीक्षाओं में ओजोन परत क्षरण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आप लोग 100% करके आएंगे। आइए चालू करते हैं ओजोन परत क्षरण के बारे में। ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3 होता है। ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। अपर रूप का मतलब होता है कि वो एक ही तरह के होते हैं, बस उसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरल अंतर होता है। जैसे ऑक्सीजन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो O2 होता है, और ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है O3 होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन दो ओ मालिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जबकि आपका ओजोन जो है 3 मालिक्यूल से, ओ के 3 मालिक्यूल से लेकर के बना होता है। अब O3 के बारे में बात करते हैं, मतलब ओजोन के बारे में बात करते हैं, तो ये हल्के नीले रंग की तीव्र गैस होती है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ओजोन एक अनस्टेबल गैस है, मतलब अस्थिर गैस है। ये मतलब कभी O2 में टूटता है, कभी O3 बन जाता है, तो इस तरह से ये एक अनस्टेबल गैस के रूप में जानी जाती है। इसको नापने की जो इकाई होती है उसको डॉप्सन इकाई बोलते हैं या डॉप्सन यूनिट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको DU बोलते हैं। ओजोन हमारे अर्थ से ऊपर जो दो लेयर पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके ऊपर भी और लेयर पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य अगर देखा जाए तो ओजोन सिर्फ दो ही लेयर में पाई जाती है, एक क्षोभ मंडल में, एक समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की बात करें तो ये जितना भी ओजोन पाया जाता है अर्थ या उसके ऊपर वाले पोर्शन में, वहाँ पर क्षोभ मंडल में सिर्फ 10% पाई जाती है और समताप मंडल में 90% पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा क्षोभ मंडल समताप मंडल, तब तो आप दोनों मारिए। अगर केवल एक चूज करना होगा तो उसमें समताप मंडल ही मारिएगा, बेशक क्षोभ मंडल दिया हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है समताप मंडल में। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि अगर किस तरह से पूछ रहा है, मल्टीपल में पूछ रहा है, अगर उसमें मोर देन वन ऑप्शन है तब तो दोनों में माना जाएगा। अगर केवल एक में दिया है, क्षोभ मंडल भी दिया है, समताप मंडल भी दिया है, तो वहाँ पे हमेशा समताप मंडल ही माना जाता है। अब क्षोभ मंडल में 10% पाया जाता है, समताप मंडल में 90% पाया जाता है। समताप मंडल में जो 90% ओजोन लेयर पाई जाती है, वो जो सूर्य से जो रोशनी आती है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे ये हमारी सुरक्षा करती है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं तो ये एक छन्नी की तरह कार्य करता है और ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे अर्थ पे आ जाएंगी तो स्किन कैंसर होने की संभावना या और तरह की बीमारियां फैलने की संभावना ज़्यादा है, या स्किन से रिलेटेड समस्याएं सभी को होने की कह लीजिए कि चांसेस हैं। इसलिए ये हमारे लिए स्किन से रिलेटेड हो गया, आँखों से रिलेटेड समस्याएं हो गई, या हेल्थ से रिलेटेड कई सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमें बचाती हैं, इसलिए इन्हें गुड ओजोन के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल में जो 10% ओजोन लेयर पाई जाती है या ओजोन गैस पाई जाती है, वो हमारे लिए बैड ओजोन का कार्य करती है। कारण ये है कि वो अर्थ पे जो है जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हानि पहुंचाता है। उसका कारण ये है कि जो भी ओजोन लेयर हैं वो यहाँ अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करती हैं, जिससे जो है यहाँ पे कह लीजिए कि जो भी और अन्य गैसें हैं उनका उनका कंसंट्रेशन अधिक होता है। इसकी वजह से सांस लेने में भी समस्या, पेड़ पौधों को भी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब आगे चल कर के बात करते हैं कि जो
ओजोन लेयर होता है वो बसंत ऋतु में सबसे अधिक मोटा होता है। बसंत ऋतु का मतलब ये है कि आपका वही अ, फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग का समय जो होता है वो बसंत का होता है। तो बसंत ऋतु में वो सबसे अधिक मोटाई वाला होता है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होता है। अब आगे बात करते हैं कि जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर रेंज में पाया जाता है, और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसका होता है, मतलब सघनता जो होती है, वो 12 से 35 किलोमीटर रेंज में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीजन क्या है, मतलब और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली कारण यह है कि सीएफसी जो गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं, ये मेन उत्तरदायी गैसें होती हैं। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये मानव निर्मित रसायनों का एक समूह होता है जो रंगहीन एवं गंधहीन तथा सरलता से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। हम जो लोग फ्रिज यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो गैस होती है, फ्रियान गैस होती है, वो सब ओजोन को बढ़ाने का कार्य करती हैं, या जो डिओड्रेंट वगैरह उपयोग किया जाता है उसमें भी इस तरह की गैसें होती हैं। अब आगे आगे बात करते हैं तो यह एक स्थायी कंपाउंड होता है जो 80 से 90 डिग्री 80 से 100 साल तक वायुमंडल में बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ओजोन के कंपाउंड हैं, जैसे सीएफसी गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेस हैं, ये अर्थ पर लगभग 80 से 100 साल तक वायुमंडल में बनी रहती हैं। मतलब अगर आप जो फ्रिज यूज कर रहे हैं उसमें जो गैसें निकलती हैं वो वायुमंडल में 80 टू 100 ईयर बनी रहती हैं। यह रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में मेफ्रॉन ब्रांड के नाम से सामान्यतः हेलोनिक अमोनिया भी प्रतिशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। बड़े संयंत्रों में जनरली अमोनिया यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ओजोन परत की क्षीणता के संदर्भ में, इसमें कौन कौन से गैसेस उत्तरदायी हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है गैस। उसमें रहता है सीएफसी है, हेलोजन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोक्लोरोएथिलीन है, हेलोजन है। तो अगर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत की क्षीणता में कारक है, मतलब उसका एक कारण है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से वो भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब अगर ये किसी को अगर सुंघा दिया जाता है तो वो आदमी हमेशा हंसता रहता है जब तक उसका असर रहता है। अब आगे बात करते हैं, वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। जो पोलर एरिया होते हैं, ठीक है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वहाँ पर जो ओजोन का निर्माण होता है वो बहुत स्लो गति से होता है। इसलिए ओजोन का जो क्षरण होता है या सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है तो वो ध्रुवों पर ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत स्लो वहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक एग्रीमेंट किया गया था। ये 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था और भारत 1 जून 1992 में इसमें शामिल हुआ था। और 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और पहली बार जो ओजोन दिवस मनाया गया था वो 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था। तो भारत इसमें 1 जनवरी 1992 को शामिल हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ओजोन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया। तो ये 1994 को लिया था। और कब से मनाया जाने लगा, ये 16 सितंबर 1995 से मनाया जाने लगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये तो हमेशा आता रहता है, तो ये पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिए। अब 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी दिमाग में रख लीजिए कि आप लोग जो है 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी के ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और इस पर जब साइन हुआ था तो वो 16 सितंबर
की तारीख ही थी, इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओजोन दिवस का 2022 का जो थीम है वो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2022 का थीम क्या है, या इस सन का ओजोन लेयर का ओजोन परत का थीम क्या है। तो ये आपका 2022 का थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। अब आगे बात करते हैं कि ओजोन लेयर की खोज किसने की। तो इसको दो लोगों ने मिलकर खोजा था, एक थे चार्ल्स फैब्रे और दूसरे थे हेनरी बुसान। इन्होंने 1931 में ओजोन की खोज की थी। अब कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हैं, उनके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो वो हैं, जैसे कौन सा सम्मेलन कब हुआ, या ओजोन से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है। तो वो उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसी में एजेंडा 21 का उल्लेख भी किया गया था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसके 5 साल बाद भी एक रिवाइव हुआ था, 1997 में भी आयोजित हुआ था। ओजोन क्षरण से मेनली कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और अगर बहुत अत्यधिक समय तक अल्ट्रावायलेट रेज के शरीर पर पड़ती रहेंगी तो डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके पूरे, कह लीजिए कि डीएनए को ही वो पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज 3 तरह की होती हैं, एक अल्ट्रावायलेट ए होती है, एक अल्ट्रावायलेट बी होती है, एक अल्ट्रावायलेट सी होती है। अल्ट्रावायलेट ए मतलब नॉर्मल इफेक्ट करती है शरीर पे, और अल्ट्रावायलेट बी ये डेंजरस होती है, और अल्ट्रावायलेट सी मोर डेंजरस होती है। इसके संदर्भ में बात करें तो अल्ट्रावायलेट ए त्वचा पर हानिकारक प्रभाव छोड़ती है केवल। अल्ट्रावायलेट बी के संदर्भ में बात करें तो ये त्वचा पर हानिकारक प्रभाव, मोतियाबिंद, पौधों की वृद्धि में रुकावट, जीन परिवर्तन आदि देखे जाते हैं इससे संबंधित। तीसरा है ये अल्ट्रावायलेट सी, ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, ये आपका जो समताप मंडल है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ये अर्थ पे आ जाए तो बहुत भयानक विध्वंस का कारण बनेगी हेल्थ के सेक्टर में। अब आगे बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और आगे की बात है, इसमें चीज़ें नोट्स में ये कंसीडर नहीं है, वो आगे चल कर के कभी कर देंगे। इसमें जो ट्रोपोस्फियर होता है या क्षोभ मंडल होता है, इसी को क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। तो इसमें जो उत्तरदायी गैसें हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं या कम करती हैं। तो वो जलवाष्प है जिसमें 36 से 72% योगदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है 9 से 26% योगदान होता है, मीथेन का 4 से 9% होता है, और ओजोन का 3 से 7% होता है। ओजोन लेयर की जो चौड़ाई मापी गई है वो 220 डाप्सन यूनिट से अगर कम हो जाती है तो उसे ओजोन होल कहा जाता है। मतलब अगर ओजोन होल के संदर्भ में बात करें तो ओजोन होल जब जब ओजोन लेयर की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो 220 डाप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो वो ओजोन होल कहलाता है। अब ओजोन डिप्लीजन के जो सब्सटेंस हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आपका मेनली CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CCl4 है, मेथिल क्लोरोफार्म है, मेथिल ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर एरोसॉल इत्यादि हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और कन्वेंशन के बारे में जो ओजोन लेयर से ही संबंधित हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। उनके बारे में वियना कन्वेंशन में भारत ने 18 मार्च 1991 में शामिल हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वियना कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ था, तो 18 मार्च 1991 में शामिल हुआ था। समताप मंडल में ओजोन की सबसे कम मात्रा शिशिर ऋतु में होती है, वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जल को शुद्ध करने में कौन कौन से, कह लीजिए कि चीज़ें यूज की जाती हैं। जैसे गांव में आप ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, या फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह ओजोन का भी पानी को प्योर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड का किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है,
रेमीन का किया जाता है। तो इस तरह से ओजोन के संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन थी, ओजोन परत संरक्षण के संदर्भ में एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट के सभी सेक्शन के 12-14 वीडियो आएंगे, जिसमें इन्वायरमेंट के सभी लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या वन दरोगा जो अभी होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। धन्यवाद।